आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। हरिद्वार की मंगलौर और चमोली जिले की बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत लंबित मामलों का समयबद्धता से निस्तारण करने के निर्देश दिए। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा, सरकार गांवों को आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ने के लिए 1.5 लाख से अधिक स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र विकसित कर रही है। और गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं योगेश धस्माना। और अब समाचार विस्तार से। हरिद्वार की मंगलौर और चमोली जिले की बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। परिणामों में भाजपा दूसरे स्थान पर रही, जबकि हरिद्वार से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार तीसरे स्थान पर रहे। मंगलौर सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार काजी निजामुद्दीन को 31,710 वोट और भाजपा के उम्मीदवार करतार सिंह भड़ाना को 31,261 मत मिले। तीसरे नंबर पर रहे बहुजन समाज पार्टी उम्मीदवार उबैदुर रहमान को 19,559 वोट मिले हैं, जबकि नोटा को 237 मत पड़े। उधर चमोली जिले में बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार लखपत बुटोला को 27,696 वोट, भाजपा उम्मीदवार राजेंद्र भंडारी को 22,991 वोट और नोटा को 823 मत पड़े। गौरतलब है कि कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी के इस्तीफा देने के बाद बद्रीनाथ विधानसभा सीट खाली हो गई थी। वहीं पिछले साल अक्टूबर में बसपा के विधायक सरवत करीम अंसारी के निधन के बाद मंगलौर सीट खाली हुई थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत लंबित मामलों का समयबद्धता से निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। श्री धामी ने आज देहरादून में आयोजित राज्य स्तरीय सतर्कता और अनुश्रवण समिति की बैठक में एससी और एसटी से जुड़े मामलों के निस्तारण के लिए न्यायालयों में नियमित पैरवी करने को कहा। उन्होंने अधिकारियों को इस बैठक का आयोजन हर 6 माह में करने के निर्देश दिए। साथ ही आगामी बैठकों में एससी और एसटी आयोग के अध्यक्षों को भी विशेष सदस्य के रूप में आमंत्रित करने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर लाभार्थियों को वृद्धावस्था पेंशन लगाने की व्यवस्था का सरलीकरण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने एससी व एसटी वर्ग की विभिन्न योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को एक ही प्लेटफॉर्म पर मिले, इसके लिए एकीकृत व्यवस्था बनाने को भी कहा है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन योजनाएं अपने इच्छित उद्देश्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर रही हैं। नई दिल्ली में कल राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ श्री नड्डा ने इन योजनाओं की समीक्षा की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि अब तक लगभग 34 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं और इनसे लगभग 7 करोड़ से अधिक अस्पतालों में प्रवेश की सुविधा प्रदान की गई है। नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य एसडीजी 2023-24 की रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में उत्तराखंड ने सतत विकास लक्ष्यों की कसौटी पर खरा उतरते हुए पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार के विकासोन्मुखी प्रयासों से आज उत्तराखंड अग्रणी राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ा है। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य एसडीजी इंडेक्स 2023-24 की रिपोर्ट में उत्तराखंड का शीर्ष स्थान प्राप्त करना इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। श्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार इकोलॉजी और इकोनॉमी के समन्वय के साथ विकसित उत्तराखंड की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। राज्य में पारदर्शी व्यवस्था स्थापित करते हुए प्रदेश का सर्वांगीण विकास करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अल्मोड़ा में रानीखेत मोहान मार्ग पर सोनी गांव के पास वन विभाग ने चेकिंग के दौरान एक वाहन से 101 टीन अवैध लीसा बरामद किया है। वन क्षेत्राधिकारी तापस मिश्रा ने बताया कि विभाग अवैध लीसा को लेकर चेकिंग अभियान चला रहा है। उन्होंने कहा कि अवैध लीसा के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें लगभग 101 टिन लीसा पकड़ा गया है और हमें उच्च अधिकारियों से दिशा निर्देश प्राप्त हैं कि
कोई भी अवैध लीसा कहीं से भी अवहन हो रहा है या निकाला जा रहा है तो इसके संबंध में पहले भी दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। अवैध लीसा के संबंध में नोटिस भी दिए गए हैं और ऐसा कोई भी अगर इस तरह की अवैध गतिविधि में कहीं भी पाई जाती है तो उसके खिलाफ कठोर से कठोरतम कार्रवाई हम करेंगे ताकि इस तरह की कोई भी अराजकता या इस तरह के कोई भी अवैध अभियान ना हो सके। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा है कि सरकार गांवों को आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ने के लिए 1.5 लाख से अधिक स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र विकसित कर रही है। देश भर में फैले इन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों में करोड़ों लोगों की कैंसर के लिए जांच की जा चुकी है। केंद्र सरकार देश के हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज बनाने के लक्ष्य पर काम कर रही है। राज्यपाल ने आज ऋषिकेश स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में आयोजित क्लोज द केयर गैप कार्यक्रम में ये बातें कही। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने देश भर में लगभग 40 विशेष कैंसर संस्थानों को मंजूरी दी है, जिनमें से कई अस्पतालों ने सेवाएं देना शुरू भी कर दिया है। उन्होंने कहा कि कैंसर से डरने की नहीं, उससे लड़ने की जरूरत है। इसका इलाज संभव है। देश में जन औषधि केंद्रों के विस्तार पर जोर देते हुए राज्यपाल ने कहा कि आज इन केंद्रों पर कैंसर समेत अन्य बीमारियों की दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल रही हैं। कैंसर की दवाओं की कीमतों में करीब 90% की कमी की गई है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत डिजिटल स्वास्थ्य मिशन यह सुनिश्चित कर रहा है कि हर मरीज को समय पर और कम से कम परेशानी के साथ गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान श्री शाह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार देश के सीमावर्ती गांवों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्थानीय निवासियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने और सीमावर्ती गांवों से पलायन को रोकने के लिए सहभागिता बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री शाह ने कहा, सीमावर्ती गांवों के आसपास तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और सेना को सहकारी समितियों के माध्यम से स्थानीय कृषि और हस्तशिल्प उत्पादों की खरीद को प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आसपास के गांव के निवासियों को सेना और सीएपीएफ के लिए उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए। चंपावत जिले में 8 जुलाई को हुई भारी बारिश के बाद अब हालात सामान्य हो रहे हैं। जिला प्रशासन लगातार प्रभावित स्थानों पर नुकसान का आकलन करने में जुटा हुआ है। जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने बताया कि पहाड़ी क्षेत्रों में राहत राशि वितरित कर दिया गया है और टनकपुर तहसील में भी राहत सामग्री बांटने का काम जल्द पूरा कर लिया जाएगा। आकाशवाणी से बातचीत में जिलाधिकारी ने बताया कि आपदा से 2000 परिवार प्रभावित हुए हैं। 8 को जो अतिवृष्टि हुई थी उसके कारण जो है मुख्यतः हमारे टनकपुर बनबसा में एक जल भराव की स्थिति बनी थी और पहाड़ी क्षेत्रों में जो है हमारे मोटर मार्ग जो है बंद हो गए थे। कुछ हमारी परिसंपत्तियों का नुकसान हुआ है और लोगों के मकानों में या आंगनों में जो है वो क्षति आई है। तो इसका जो है आंकलन कर लिया गया है। इस समय स्थिति पूर्णतः सामान्य है। राहत राशि का वितरण काम जो पर्वतीय तहसीलें हैं उसमें पूर्ण कर लिया गया है। जो टनकपुर बनबसा का क्षेत्र है इसमें अभी सर्वे का कार्य जारी है और जो राहत वितरण का कार्य है वो कल तक पूर्ण कर लिया जाएगा। लगभग 2000 परिवार ऐसे निकल के आए हैं पूरे जनपद में जो इस आपदा से सीधे सीधे प्रभावित हुए हैं। श्री बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी रावल ईश्वर प्रसाद नंबूदरी की स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के बाद नायब रावल अमरनाथ नंबूदरी भगवान बद्री विशाल की पूजा पाठ का जिम्मा संभालेंगे। आदि गुरु शंकराचार्य के कालखंड से अभी तक 20 रावल धाम में पूजा अर्चना का दायित्व निभा चुके हैं। बद्री केदारनाथ मंदिर समिति के मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया कि कल निवर्तमान रावल ईश्वर प्रसाद नंबूदरी अपने कार्यकाल की प्रातः काल को संपादित होने वाली पूजा संपन्न करेंगे। उसके बाद नए प्रभारी रावल अमरनाथ नंबूदरी को आशीर्वाद मंत्र तथा स्वर्ण छड़ी सौंपेंगे। कांवड़ यात्रा आगामी 22 जुलाई से शुरू हो रही है। इस साल बड़ी संख्या में कांवड़ियों के आने की उम्मीद है। यात्रा को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस तैयारियों में जुटी हुई है। कांवड़ मेले से जुड़ी जानकारी का प्रचार करने के लिए पुलिस की कई टीमें विभिन्न स्थानों के लिए रवाना हो गई हैं। ये टीमें कांवड़ मार्गों पर पंपलेट बांटने के साथ ही बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर कांवड़ से जुड़े पंपलेट चिपकाएंगी। पंपलेट में कांवड़ यात्रा से जुड़े रूट की जानकारी, दिशा निर्देश और क्यूआर कोड दिया गया है। क्यूआर कोड को स्कैन करके शिवभक्त आसानी से
कांवड़ मेले से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकेंगे। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए प्रत्यक्ष कर के रूप में 6,45,000 करोड़ रुपए से अधिक कर एकत्र किया है। इस महीने की 11 तारीख तक 70,902 करोड़ रुपए की कर वापसी की जा चुकी है। आयकर विभाग ने बताया है कि कुल संग्रह राशि में 2,65,336 करोड़ रुपए कॉरपोरेट कर, 3,61,862 करोड़ रुपए व्यक्तिगत आयकर और 1,426 करोड़ रुपए अन्य कर शामिल हैं। पूर्ण प्रत्यक्ष कर संग्रह में लगभग 20% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो 5,74,000 करोड़ रुपए से अधिक है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हरिद्वार की मंगलौर और चमोली जिले की बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत लंबित मामलों का समयबद्धता से निस्तारण करने के दिए निर्देश। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा, सरकार गांव को आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ने के लिए 1.5 लाख से अधिक स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र विकसित कर रही है। और गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।